नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 22 अप्रैल को पहलगाम की आतंकी घटना हुई थी और आज 2 अप्रैल हो चुकी है, यानी कि आज 10 दिन बीत गए हैं और 10 दिन में अभी तक टेररिस्ट जो कि आतंकी जिन्होंने हमला किया था, उनका वो पकड़ में नहीं आए हैं। और इस बीच में तमाम तरीके की बातें हो रही हैं कि हम चुन चुन के मारेंगे, हम सबको मार गिराएंगे। और इस बीच बहुत सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी हो रही हैं। आज टेलीग्राफ में एक स्टोरी है जिसमें कि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उन्होंने ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर भारत की मदद करेगा ताकि आतंकियों को पकड़ा जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का जो रिस्पॉन्स जो भी हो वो ऐसा हो ताकि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में चीजें ना बदले। यानी कि अमेरिका भी चाहता है कि जो भी जिस भी तरीके की भारत स्ट्राइक कर रहा है उससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं वो लाइन पढ़ना चाह रही हूं, उन्होंने क्या कहा है। Our hope is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. Vance said in an interview on Fox News special report with Brett Baer. ये उन्होंने Fox News के एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने ये भी कहा, we hope frankly that Pakistan, to the extent that they are responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with. अब ये जो अमेरिका का स्टैंड है जो कि पाकिस्तान और भारत के प्रति अमेरिका ने लिया है, क्या ये वजह है भारत के डीले की? क्योंकि आज 10 दिन बीत गए हैं, भारत अभी तक कोई भी टैंजिबल स्ट्राइक नहीं कर पाया है। बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं कि हम चुन चुन के मार देंगे, हम सबको गिरा देंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, हम पाकिस्तान को पृथ्वी से मिटा देंगे। हर तरीके की बातें हुई हैं, लेकिन अभी भी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हो पाया है। तो क्या अमेरिका वो वजह है? और आज तो जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में ये कहा कि भाई पाकिस्तान में घुसकर आपको नहीं मारना है, बल्कि आपको घुसकर वहां बैठ जाना है। तो आज इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका के वजह से, क्या अमेरिका के डर से अब भारत पाकिस्तान पर रिटेलिएट करने के लिए 10 बार सोचेगा, जिसी को हम चर्चा में लाएंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा इस समय है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जेडी वैंस के स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे, और जेडी वैंस के स्टेटमेंट से क्या नहीं लगता कि अमेरिका ये वजह है कि भारत अपने डिसीजन को डीले कर रहा है, अपने फैसले को? जी नीली जी, होता ऐसे है कि शांति का अगर मामला हो या कोई विवाद हो, दो देशों के बीच में तो बहुत दूर की बात है, दो व्यक्तियों के बीच में भी, दो भाइयों के बीच में हो, दो पड़ोसियों के बीच में हो, मामला अगर शांति का है और विवाद का है, तो दो लोग अगर बहुत जोर से बोल भी रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से किसी तरह का कानूनी दांवपेच में भी रहते हैं, तब तक तीसरा व्यक्ति नहीं घुसता है और तीसरे व्यक्ति को घुसने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं दो व्यक्ति हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, या किसी भी तरह का उन दोनों के बीच में शारीरिक रूप से दोनों उलझ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि कई सारे अनजान लोग भी उसमें हाथ डाल देते हैं। ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। तो युद्ध से पहले पाकिस्तान के ऊपर भारत को किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए द्विपक्षीय रूप से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती है। भारत पूरी तरह स्वतंत्र है पाकिस्तान के ऊपर अलग अलग तरह से दबाव लाने का, कूटनैतिक दबाव हो, राजनीतिक दबाव हो, आर्थिक दबाव हो, दुनिया भर में उसे अलग थलग करने का दबाव हो, उसके बारे में उसने जिस तरह से आतंकवाद को समर्थन किया है उसको उजागर करने की बात हो, ये सब मामले होते हैं, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच ये द्विपक्षीय मामला रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगले स्थिति में जाके युद्ध की स्थिति आती है, तो हमें पता है कि वो द्विपक्षीय नहीं रहता है। वो उसमें दूसरे लोग भी चाहे या अनचाहे, आप नहीं भी चाहेंगे, आप मना भी करते रहेंगे, तो आप अगर सड़क पे हाथापाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई तीसरा आदमी आ जाता है। तो मुझे ये आश्चर्य है कि जेडी वांस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनको ये स्टेटमेंट देने में इतनी देर हुई, जबकि आश्चर्यजनक बात है कि जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ था उस दिन जेडी वांस भारत में ही थे, उस दिन वो सपरिवार भारत में थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि उस दिन उनको इस विषय में कुछ नहीं बोलना है। वो आज 10 दिन के बाद अमेरिका वापस जाके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भारत सरकार के बारे उनको अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका भी आतंकवाद से परेशान देश रहा है, भारत भी परेशान देश रहा है,
तो भारत के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति है कि भारत के साथ कोई आतंकवादी घटना ना हो, और अगर आतंकवादी घटना होती है तो जो भी आतंकी हैं उनको पकड़ा जाए, सजा दी जाए। लेकिन सहानुभूति से आगे जाके जो अगले कदम पे सहयोग या समर्थन है, वो देने से पहले अमेरिका 2 बार सोच रहा है। इसीलिए जब वो पाकिस्तान को कहता है कि आप टेररिस्ट को हंट डाउन कीजिए, तो वो साथ में कहता है हमें उम्मीद है। पाकिस्तान को ये नहीं कह रहा है कि आप कीजिए ही कीजिए, आप पाकिस्तान के साथ उम्मीद जता रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान को आप एक मार्जिन दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो भारत को ये कह रहे हैं कि इसके चलते आप जो भी इसका जवाबी कार्रवाई कीजिएगा उसमें ध्यान में रखिएगा कि सामरिक दृष्टि से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़े नहीं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका इंतजार कर रहा है कि भारत सरकार भी आधिकारिक रूप से कहीं ना कहीं पुलवामा हमले की जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर, क्योंकि माफ कीजिएगा, पहलगाम की जिम्मेदारी, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी एजेंसी के ऊपर, किसी देश के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर जब तक भारत सरकार अधिकृत रूप से नहीं देती तब तक अमेरिका ये स्टैंड लेने की सोच रहा है। क्योंकि ध्यान में हमें रखने की एक बात है कि भारत के साथ पहलगाम पहला आतंकी हमला नहीं है। इससे पहले भी हमें पता है 2008 में भी मुंबई का हमला हुआ था, 2019 में पुलवामा हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही पुलवामा घटना घटी थी या मुंबई की घटना घटी थी, उस समय हम लोग सब टीवी देख रहे थे, हमें याद है कि मुंबई की घटना खत्म भी नहीं हुई थी, वो चल ही रही थी। उस समय भारत ने ये प्रमाण दे दिया कि इसके सारे हैंडलर्स जो मुंबई में हमला कर रहे थे वो कराची से फोन पर बात कर रहे थे। पूरी दुनिया का सिर्फ सहानुभूति हमें नहीं मिली, हमको पूरी की पूरी उनका सहयोग भी मिला। इसीलिए अगले बार जब इस तरह का हमला हुआ पुलवामा में, उस समय भी भारत सरकार ने तुरंत पुलवामा के जो भी आतंकी थे, वो जहां से वो ये काम कर रहे थे पाकिस्तान से, वो जिस एजेंसी के थे, मतलब उस समय शायद उसका नाम जैश ए मोहम्मद था, और उसमें उन्होंने भारत ने किसी आतंकवादियों के आकाओं का नाम भी लिया था। और उसके तुरंत बाद जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें भी पाकिस्तान का नाम भी आया और उन आतंकवादी संगठनों का नाम भी आया। जैसे ही इंटरनेशनल भारत ने पाकिस्तान का नाम लिया, आतंकियों का नाम लिया, आतंकियों के आका का नाम लिया, उसके तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसी तरह का स्टेटमेंट आया जिसमें पाकिस्तान का नाम था और आतंकवादी एजेंसियों का नाम था और आतंकवाद के आका का नाम था। अब जैसे ही भारत को यह मालूम पड़ा कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी हमें हासिल है, हमने तुरंत उसके जवाब में बालाकोट कर दिया। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी तक पहलगाम हमले के बाद 10 दिन हो गए हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत की सरकार पूरे के पूरे मामले के जड़ में जाएगी। मेरे ख्याल से अभी तक समय हो भी गया है, तो आने वाले समय में इसको, कल सुबह भारत सरकार इस तरह के इसके पूरे जड़ में जाके किसी के नाम लेने से रोक नहीं सकती है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए इस पर तफ्तीश भी कर रही है। तो जैसे ही भारत सरकार जड़ में जाएगी, सबसे पहले होगा ये कि भारत सरकार की ओर से एक अधिकृत स्टेटमेंट आएगा। मैं अधिकृत स्टेटमेंट का मतलब, भारत सरकार के किसी पदाधिकारी, जैसे कोई मंत्री हैं, वो कहीं पर बाहर जाके किसी कार्यक्रम में स्टेटमेंट दे दिए, वो भारत सरकार का अधिकृत स्टेटमेंट नहीं होता है। भारत सरकार का अधिकृत स्टेटमेंट जब होता है तो वो लिखित रूप में होता है, वो जबानी जमा खर्च नहीं होता। तो हम इंतजार, मेरे ख्याल से होने वाला ये है कि अगले कुछ दिनों में भारत सरकार पहलगाम हमले के पूरे जड़ तक जाएगी, और जड़ में जो है उसका नाम भारत सरकार अधिकृत रूप से, लिखित रूप से सार्वजनिक करेगी। उसमें वो कौन आतंकवादी हैं, उनके आका कौन है और वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, इसका नाम आएगा। और ये आने के तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या अमेरिका जैसे बड़े देश हो, उनके तरफ से भी सहानुभूति से आगे जाके सहयोग का एक स्टेटमेंट आएगा। और जब ये दोनों आएगा उसके बाद ही कोई सैनिक कार्रवाई की संभावना मुझे दिख रही है। पहले ये दोनों चीजें होंगी तभी सैनिक कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले पुलवामा में यही हुआ था। सैनिक कार्रवाई से पहले आपको अंतरराष्ट्रीय समर्थन और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी पाकिस्तान का नाम लिया था। तो मेरे ख्याल से होने वाला यह है कि आने वाले समय में, बाकी राजनीति और कूटनीति में अंतर होता है, नीलू जी सबको पता है। राजनीति में रोज कुछ न कुछ बयान देना पड़ता है,
कूटनीति में आप बयान नहीं चलता है, आपने क्या कहा, कब कहा, क्या नहीं कहा, ये सब भी देखा जाता है। तो भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रीगण या भाजपा क्या कहते हैं पदाधिकारी गण मुंह जबानी कुछ भी कहें, भारत सरकार का अधिकृत लिखित जब तक ये नहीं आएगा, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में इसका हमको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार इससे पहले भी जब पुलवामा घटना घटी थी तो लिखित रूप से उसने सार्वजनिक कर दिया था, पूरी दुनिया ने देखा था कि हमने बताया था कि ये पुलवामा घटना फलाने ने की है, इसका क्या कहते हैं इनके टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान में इस जगह पर हैं और इस तरह ये व्यक्ति उसका आका है। और जैसे ही हमने वो कहा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उनका नाम ले लिया। उसके बाद भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई की। इस बार भी अगर भारत सरकार सैनिक कार्रवाई करेगी तो ये दोनों चीजें होनी है। दूसरी बात आपने अंत में बता देता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात की। ये ओवैसी साहब की बात नहीं है। 1994 में भारत की संसद ने सर्वसम्मत निर्णय लिया। उस समय विपक्ष के नेता थे बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे नरसिम्हा राव। उस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर सर्वसम्मत एक प्रस्ताव पारित है भारत की संसद में कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेगा। तो ये तो सर्वसम्मत निर्णय संसद का है। भारत को आज नहीं तो कल ये चीज लेना पड़ेगा। ओवैसी साहब कहें या नहीं कहें, पीओके अगर हमारा है, ये संसद ने निर्णय लिया है, तो पीओके को हमको वापस लेना भी है और लेके वहां पर बैठना भी है, क्योंकि वो हमारी चीज है। और ये ध्यान में रखिएगा, जम्मू कश्मीर का अभी जो चुनाव हुआ था, जो जम्मू धारा 370 खत्म होने के बाद जो हमने जम्मू कश्मीर की नई असेंबली बनाई है, उसमें 24 सीटें हमने पीओके के भी तो रखे हैं, तो वो भी तो खाली है, उनके भी तो वहां पर भी तो हमें चुनाव करवाना है। तो पीओके तो भारत का अंग है, अंग है, और भारत के संसद के अनुसार हमको पीओके वापस लेना ही है। वो आज लें, कल लें, परसों लें। इसीलिए ये अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने 2019 में जिस तरह से बालाकोट में बॉर्डर पार जाके हमला करके आप वापस आ गए, उस चीज से पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा है। वो होने के बावजूद पाकिस्तान फिर अगर पहलगाम कर रहा है, तो इस बार आपको बालाकोट से आगे जाके कुछ करना पड़ेगा। आप केवल वहां पर कुछ कैंपों के ऊपर बम गिरा के वापस नहीं आ सकते। पाकिस्तान इससे सीख नहीं ले रहा है। इस बार आपको जाना है और बैठना है और पीओके में बैठना है। ठीक है। ओके, आपको शायद सिद्धार्थ जाना भी था, सो आई लेट यू गो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे साथ दो और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा और प्रोफेसर मोहसिन रजा खान हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर पाशा से शुरू करूंगी कि प्रोफेसर पाशा, ये जो जेडी वैंस का जो एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि वी होप that Pakistan, to the extent that they are responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with. और भारत के लिए भी उन्होंने ये कहा कि I hope that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? क्या अमेरिका वाकई में कोई मध्यस्थता कर सकता है इस समय, या फिर अमेरिका के डर की वजह से इस समय मोदी जी श्योर नहीं है कि अब पाकिस्तान को लेकर भी क्या वो लाल आंख दिखा सकते हैं, या पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट कहता है कि अब भारत शायद कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेगा? ऐसा भी लग रहा है जी। देखिए, जेडी वैंस जो है 10 दिन लिए इस स्टेटमेंट को या इंटरव्यू को देने के लिए, जो कि पहले ही आ सकता था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका का पोजीशन जो है नेदर हियर नॉर देयर, वो दोनों देशों के बीच में बढ़ गए हैं। एक तरफ तो हिंदुस्तान का मार्केट उनके नजरों से है, चीन का फैक्टर भी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी उनके लिए अहम देश है, क्योंकि मेजर नॉन नेटो अलाई का जो टाइटल दिए हैं अभी बरकरार है। और जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप जो अमेरिका की है आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ, वो भी काफी मजबूत है, वो कमजोर नहीं हुई है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका का निशाना जो है चीन है, और चीन के लिए अमेरिका जो है पाकिस्तान को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, चाहे वो मिलिट्री एरिया से हो या दूसरे स्ट्रेटेजिक इश्यूज की वजह से। तो ये दोनों की दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं, प्रेशर दोनों देशों के जरिए बनाना चाहते हैं चीन के ऊपर,
और दोनों को लड़ते हुए वो देखना नहीं चाहते, और जिससे दोनों कमजोर हों और अमेरिका का वफाद इंटरेस्ट जो है कमजोर हो और चीन इसका फायदा उठाए। और दूसरी बात यह है कि जो एविडेंस की बात कर रहे हैं और एक्शन की बात कर रहे हैं, वो बेनिफिट ऑफ डाउट तो पाकिस्तान को दिए हैं। वो मान के चलते हैं कि वहां से कुछ घटना हुई है, लेकिन जो कंक्लूसिव एविडेंस जो इंटरनेशनल लॉ में पेश होना है, चाहे वो ICJ में हो या सिक्योरिटी काउंसिल के तरफ से हो, वो अभी तक उन्हें पता नहीं है। इसलिए कि ये बहुत ही मुश्किल काम है ये। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा था कि जो भी आतंकी काम भारत में होते थे, वो हम जानते थे और अमेरिका और बरतानिया के दबाव में आके हम करवाते थे बोल के उन्होंने खुद मान लिया। तो ये जो है, ये चाहे वो CIA का हाथ हो या मोसाद का हाथ हो या MI6 का हाथ हो, इसमें अभी टाइम लगेगा कि कौन क्या करवा रहा है, किसकी तरफ से करवा रहा है। अमेरिका भी इसमें शामिल है या मोसाद भी शामिल है, या कुछ और देश भी इसमें, बरतानिया भी शामिल है बोलते। तो ये NIA का इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी से रैप अप होने वाला नहीं है और इसको कई महीने लगेंगे, साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जो एविडेंस अगर होती, ट्रायल होता, तो अब तक तो कुछ न कुछ हासिल हो जाता, कुछ न कुछ पकड़े जाते, या जिनको 2000 से ज्यादा लोगों को जो गिरफ्तार किए हैं, कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती कि जो जेडी वैंस ऐसे का थे जो बोलते। स्टेटमेंट है, जो जेडी वैंस का स्टेटमेंट है, क्या उस स्टेटमेंट से ये लगता है कि भारत अपने फैसले पर कुछ बदलाव कर सकता है? भारत क्या मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेगा, ऐसा कुछ अंदेशा मिल रहा है, या भारत को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी को ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हम डर के नहीं बैठ गए हैं, आप घर में घुस के मारा है आतंकियों ने, तो कुछ तो जवाब देना होगा। तो जेडी वैंस के स्टेटमेंट का मतलब मोदी जी कैसे समझेंगे? साफ अल्फाज में उन्होंने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते, आप दोनों मिलके इस मामले को सुलझाइए, और दोनों अगर जंग चाहते हैं तो ये एस्केलेट हो सकता है बोल के वो साफ अल्फाजों में बयान कर रहे हैं। और ये एक तरीके से धमकी भी है दोनों देशों को। भारत को ज्यादा होता है क्योंकि भारत एक्शन लेने की बात कर रहा है, और भारत मोदी को ये सिर्फ चौकन्ना कर रहे हैं कि आप अगर जाते हैं तो छोटा मोटा काम करिए पब्लिक ओपिनियन को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन अगर बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं या कश्मीर जो पाकिस्तानियों के हाथ में जो, अगर उसकी कब्जा दोबारा लेने की बात कर रहे हैं तो वो मुश्किल होगा। तो ये साफ अल्फाजों में उन्होंने कहा कि ये रीअश्योरिंग बात नहीं है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका, मोदी सरकार को ये उम्मीद थी कि 100% इजराइल की तरह अमेरिका भी भारत की सपोर्ट करेगा कोई भी एक्शन लेने के लिए, लेकिन वो हासिल नहीं हो रहा है। वो कमजोर है और वो सुलह सफाई की बात कर रहे हैं और डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा जो मोदी का प्रोपेगेंडा था पंचर कर दिया जेडी वांस ने कि जो सोच रहे हैं वो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं, रीजनल पीस और सिक्योरिटी पे इफेक्ट होता है, और दूसरे भी देश इसमें मुलविस हो सकते हैं, चाहे चीन हो या बांग्लादेश हो या कोई और देश भी हो सकता है। इजराइल भी इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि इजराइल का निशाना जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पे है, अड्डों पे है, तो इसका फायदा उठा के इजराइल भी इसमें इंटरवीन कर सकता है, और हिंदुस्तान भी दूसरी नजर से देख सकता है, क्योंकि कन्वर्जेंस अगर होता है न्यूक्लियर इशू के लेके, अगर एक बार इजराइल भारत मिलके पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर देते हैं तो ये मेजर थ्रेट खत्म हो जाता है। उसके बाद कन्वेंशनल वार से पाकिस्तान को आसानी से हरा सकते हैं या टुकड़े कर सकते हैं, या जो भी कश्मीर वापस भी ले सकते हैं। तो इसमें कई सवाल उठ खड़े हुए हैं जो कि वैंस के लेटर से, इंटरव्यू से पता चलता है।
अब मैं प्रोफेसर रज़ा खान के पास आती हूँ। मोहसिन, आपको क्या लगता है कि जेडी वैंस का स्टेटमेंट जो प्रोफेसर पाशा कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से धमकी भी है भारत और पाकिस्तान को कि खबरदार आप लोगों ने युद्ध किया, तो युद्ध अगर करने की धमकी अमेरिका की तरफ से आ रही है और जेडी वैंस का ये स्टेटमेंट बिल्कुल साफ-साफ कहता है, तो फिर भारत अब अपने आप को कैसे रिकैलिब्रेट करेगा? तो क्या लिमिटेड स्ट्राइक होगी? एक फुल ब्लोन बैटल तो नहीं हो सकती, ये तो पक्की बात है। तो क्या अब हम बालाकोट से भी कोई माइल्डर वर्जन हम देखेंगे? कई पॉइंट्स हैं नीलू जी। मैं आपको विस्तृत बताता हूँ। 5-6 मेजर पॉइंट्स हैं। पहली बात तो रही जेडी वैंस की बात। अमेरिका नहीं चाहता, जैसे बताया पाशा जी ने, कि लड़ाई हो इंडिया पाकिस्तान में, क्योंकि चाइना उससे ताकतवर होगा। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने बताया कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको वो पकड़ के दिया था इस्लामिक स्टेट का आदमी, जिसने एयरपोर्ट पे हमला किया था काबुल के, जब अमेरिका विड्रॉ कर रहा था। उसमें कई अमेरिकन सिपाही मारे गए थे, तो उसको पकड़ने में पाकिस्तान ने मदद की। पाकिस्तान ने पकड़ के उसको हवाले कर दिया। इसी वजह से अमेरिका ने F-16 के लिए फिर पैसा रिलीज किया, ऑलमोस्ट $400 मिलियन। तो उनके हालात अच्छे, वो नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ। पहले तो होम मिनिस्टर का इसमें बहुत बड़ी नाकामी है। पहले तो वो इंटेलिजेंस नहीं थी उनके पास, अभी तक वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाए, कोई एविडेंस नहीं गैदर कर पाए। फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए 2019 में, 370 जब डिमोलिश हो रहा था, हटाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि हम अ, अ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी लेंगे और जो अक्साई चीन का हिस्सा चाइना के पास भी है वो भी वापस लेंगे। उसी की वजह से चाइना जो था आक्रामक हो गया। उसी वक्त उनके फॉरेन मिनिस्ट्री से भी आया, उनके यूनाइटेड नेशन से भी स्टेटमेंट आया, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव से, और उनकी गवर्नमेंट से भी आया कि ये हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी है, वो हमारा हिस्सा है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक प्रिंसिपल होता है कि जो थियोडोर रूजवेल्ट ने दिया था कि स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। बात नरम शब्दों में करो, चाहे डंडा बड़ा हो आपके हाथ में। तो और एक और भी कहावत है कि उतनी अपना फैलाओ, जो हमारे यहाँ है, चादर जितनी तुम्हारी औकात हो। तो हम जो है वो हमारी कैपेबिलिटीज और हमारी जो बातचीत है वो मैच नहीं कर रही बिल्कुल भी। कैपेबिलिटीज हैव टू मैच कैपेसिटी, हैव टू मैच इंटेंशंस। आपके जो एम्स हैं, आपके जो टारगेट्स हैं, वो आपके कैपेसिटी के हिसाब से होने चाहिए। तो उसका हमें नतीजा भुगतना पड़ा अगले साल, और अब उसकी वजह से हमारे 50 से 90 हजार एक्स्ट्रा ट्रूप्स लगे हुए हैं। हजारों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है उनके मेंटेनेंस में, जो जिससे हम हथियार खरीद सकते थे, जो ट्रूप्स हम लगा सकते थे। उसकी वजह से मिलिटेंसी बढ़ गई और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया, जैसे मैंने कल बताया था जम्मू के इलाके में, रियासी और पूंछ और उस इलाके में। तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी कंसिस्टेंटली हमें ये बताते रहे बार बार कि अमन आ गया है कश्मीर में, ठीक चीजें ठीक हो गई। हालांकि मिलिट्री के ऊपर और सिपाहियों के ऊपर मुस्तकिल हमले हो रहे थे, और अब ये इतनी बड़ी नाकामी है, ना इंटेलिजेंस था ना कुछ। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, वो कह रहे थे कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर अंदर गए थे 2016 में, जिनको इस तरह के अटैक्स हम पहले भी कर चुके थे। हम भी कभी उनके गले काट के ले आते थे, सर काट के, और वो भी हमारे सर काट के ले जाते थे। बॉर्डर रेड्स दोनों तरफ, इंडिया पाकिस्तान में जब हालात बिगड़ते थे तो होते थे। इसी तरह से प्रवीण स्वामी, जो प्रिंट में, जो पहले हिंदू में थे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्टर, और ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइवेट सैटेलाइट एजेंसीज हैं, उन्होंने बताया था कि एक्चुअली बालाकोट में हमने हिट ही नहीं किया टारगेट, आसपास के पेड़ मार दिए। तो हमारी टारगेटिंग भी सही नहीं थी, क्योंकि उसमें लोकेशन तो सही थी मिसाइल में, पर एल्टीट्यूड सही नहीं था, जो हाइट है वो सही नहीं थी, तो हमने वो भी मिस कर दिया ना। उससे पाकिस्तान डरा, पाकिस्तान ने इमीडिएटली वापस हमला किया, हमारा एक जहाज भी गिरा दिया और यहाँ पे बम भी गिरा दिए, और हमने भी अपना एक जहाज गिरा दिया खुद ही मिस फायरिंग में, कश्मीर में एक हेलीकॉप्टर। तो ना पाकिस्तान उससे डर रहा है, लग नहीं रहा कि वो डर रहा है। तो इसका मतलब है आपको उससे बड़ा कोई हमला करना पड़ेगा, जैसे आप बता रही हैं, तभी पाकिस्तान डिटर होगा। उसका मतलब ये हमें भी खर्चा उठाना पड़ेगा, हमारे ऊपर भी कॉस्ट आएगी, पैसे की नहीं, सिर्फ हमारे जवान जिनकी जिंदगी हमें प्यारी है उनकी भी। और ना ये पब्लिक से बात की जा रही है, ना ये मीडिया बात कर रहा है, गोदी मीडिया जो बिका हुआ है।
ना सरकार बात कर रही, ना तैयार कर रही है पब्लिक को। ठीक है, अगर आप जरूरत समझते हैं ऐसे एक्शन की जिसमें हमारा नुकसान होगा, पर आप समझते हैं कि जरूरी है जवाब देना पाकिस्तान को, चाहे हमारा आर्थिक हो, चाहे हमारे सिपाही जाए, तो आप हमें उसके लिए तैयार कीजिए, बताइए साफ साफ। ना खुल के कोई बात करते हैं, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं कभी। जब बोलते भी हैं तो पटना की किसी इलेक्शन रैली में बोल रहे हैं। आप यहाँ आके बोलिए, बिहार जाके क्या बोलना है, या कश्मीर में जाके बोलिए और साफ बोलिए, ऑपोजिशन से मिलिए। नहीं, ऐसी लेकिन जब भी आपको कोई लगता है क्राइसिस कि होता जेडी वैंस नहीं, लेकिन जेडी वैंस के स्टेटमेंट से आपको लगता है कि भारत शायद अब 10 बार सोचेगा, शायद स्ट्राइक ना करे? नहीं, स्ट्राइक करना एक राजनीतिक जरूरत भी है। मैं आपको दो इंसिडेंट बताता हूँ। 99 कारगिल में भी जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा प्रधानमंत्री वाजपेयी से, उस वक्त मलिक साहब थे, कि अगर आप कुछ महीने दें तो हम इनको अ, इन सीज डाल के घेराबंदी करके, इनके पास खाना पीना नहीं, भूख और ठंड से कांप के ये लोग खुद ही उतर आएंगे, पर इसके लिए 6 महीने का वक्त चाहिए। जो भी वाजपेयी जी ने कहा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। इसी तरह से बुश सीनियर जो थे गल्फ वॉर से पहले 91 में, कॉलिन पावल ने उनसे कहा कि आप मुझे 10 महीने दीजिए, मैं सद्दाम हुसैन को वैसे ही घेराबंदी करके खत्म कर दूंगा, हटा दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरा जो कोलिशन है वो खत्म हो जाएगा, मेरे पास इतना राजनीतिक वक्त नहीं है 10 महीने का, बुश ने समझा। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें राजनीतिक जरूरत से भी करनी पड़ती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया, जेडी वैंस बता रहे हैं जो खतरा है, मुझे नहीं लगता वो वार्निंग दे रहे हैं। वो वार्निंग ये नहीं दे रहे कि हम कुछ करेंगे, वो वार्निंग ये दे रहे हैं कि आप लोग संभल के करिए, नहीं तो ये फुल फ्लेश जंग बन सकती है, पूरी तरह की जंग बन सकती है, एस्केलेट हो सकता है इशू। परमाणु हथियार दोनों के पास हैं, तो उसका भी एक डर है, न्यूक्लियर फायर ब्रेक का। बिल्कुल। तो इस तरह का नहीं है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री जब भी कोई संकट का टाइम आता है तो गायब हो जाते हैं। आप देखिए कि कोविड के दौरान भी गायब हो गए। आप देखिए कि जब चाइना से हमारा मुकाबला हुआ गलवान में, तो भी गायब हो गए, ना नाम लेते थे चाइना का। जब भी संकट का वक्त आता है तो वो गायब हो जाते हैं। तो ये एक जिम्मेदारी जो होनी चाहिए प्रधानमंत्री की, जैसे परसों के बयान से भी पता चला कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आर्मी के ऊपर छोड़ दिया, मिलिट्री के ऊपर छोड़ दिया है, उनको फ्री हैंड दे दिया है। भाई, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हेड ऑफ स्टेट की होती है, जिसे सॉवरन कहते हैं, राजा की होती है, वही साइन ऑफ करता है प्राइम मिनिस्टर हर चीज पे। तो आप अपनी जिम्मेदारी से भी बच रहे हैं कि अगर अच्छा हुआ तो मैं उसका क्रेडिट ले लूंगा, बुरा हुआ तो आर्मी के सर पे है। वरना अगर आर्मी कुछ ना करना चाहे तो ये आर्मी का फैसला है। हम्म, ठीक तो है। अब मैं जी, अ, हाँ, अब मैं प्रोफेसर पाशा से अंतिम कमेंट लेके और एक अंतिम कमेंट आपसे भी लूंगी, बहुत ब्रीफ, कि प्रोफेसर पाशा, अब आपको क्या लग रहा है, आज 10 दिन हो गए हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि 10 दिन हो गए और इतना टाइम बीत गया और अभी तक स्ट्राइक नहीं हुई, क्योंकि स्ट्राइक करने के लिए बहुत प्लानिंग करनी होती है, हर चीजों को सोचना पड़ता है। लेकिन अमेरिका का स्टेटमेंट आने के बाद क्या आपको लग रहा है कि कुछ भारत पीछे हटेगा, या किसी और तरीके से कोई और ऑल्टरनेटिव सोचेगा कि भाई पाकिस्तान को हम कैसे सबक सिखाएं? म्यूट कर लीजिएगा सर, आप म्यूटेड है। हाँ। मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बढ़ा चढ़ा के इंडो अमेरिकन अलायंस को पेश कर रहे थे कि जैसा चीन के बारे में ऑल वेदर फ्रंट पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है या दोनों मिलके प्रोपेगेंडा करते हैं, उस तरीके से उम्मीद थी कि भारत जो भी करना चाहता है अमेरिका इसका समर्थन करेगा, ट्रम्प खास तौर पे करेंगे, क्योंकि मोदी जो फरवरी में गए थे ट्रम्प से मिलने, तो ये 1-to-1 बातचीत करके जो तालमेल होना है, जो फ्रेंडशिप होना है, वो समझ के आए कि अमेरिका पूरा समर्थन हमारा भारत का करेगा जो भी काम करता है। तो जब चूंकि अब ये आतंकी हमला हुआ, तो अब ये बात कर रहे हैं, उसके पहले वो खुद उन्होंने, प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने और विदेश मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है हम वापस लेंगे किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में, बोल के। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन जो अराउज कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस जो अराइज कर रहे थे, तो इसको लेके भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो ये गवर्नमेंट की नाक कट जाएगी जनता के बीच में। जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो चाहे वो आरएसएस के हो या हिंदू सपोर्टर्स के हो या वगैरह वगैरह, तो अगर वो लेट डाउन हो गए तो ये बहुत बुरा होगा इस गवर्नमेंट का।
तो जो एक्सपेक्ट करते थे, अगर वो अमेरिका का सपोर्ट नहीं आ रहा है या सिर्फ इजराइल इनको सपोर्ट करने का वादा कर रहा है और पाकिस्तान से डर है कि वो भी मुंह तोड़ जवाब देगा और चीन भी कुछ और कर सकता है या बांग्लादेश भी और कुछ कर सकता है, तो ये पूरे फैक्टर्स जो है न्यूट्रलाइज धीरे धीरे हो रहे हैं। इट इज डॉनिंग ऑन देम, उनके दिमाग में जा रहा है कि ये इतना आसान नहीं है, इतना छोटा मुल्क नहीं है कि ये मालदीव्स है या भूटान है जिस पे हम पूरे तरीके से डरा धमका के प्रेशर डाल के अपना काम बना लेंगे। तो पाकिस्तान जो है सिर्फ न्यूक्लियर पावर ही नहीं, उनकी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी भी काफी ज्यादा है और चीन आधुनिक हथियार उनको दिया है, प्लेन्स भी दिए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी दिए हैं और पाकिस्तानी नेवी भी काफी मजबूत है, ये नहीं कि वो वॉक ओवर है। तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य है और विक्रांत हैं, वो उसके भी निशाने हो सकते हैं पाकिस्तान की नेवी की तरफ से या कुछ और भी हो सकता है। तो जो हम समझते थे वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि जो कंस्ट्रेंट्स उभर के आ रहे हैं, अगर हम करते भी हैं तो किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक हम सस्टेन कर सकते हैं और किस हद तक हम लॉसेस उठा सकते हैं, तो वो डर है। लेकिन छोटा मोटा पब्लिक प्रेशर के अंदर कार्रवाई जरूर होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि पीछे हटने का ये सवाल ही नहीं। मोदी अड़े हुए हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, जैसा होम मिनिस्टर ने कहा कि हम चुन चुन के मारेंगे बोल के, लेकिन चुन चुन के मारने में काफी समय लगेगा। तो वो भी चुन चुन के हमारे सिपाहियों को भी निशाना बनाते रहेंगे, तो दोनों का नुकसान होगा इसमें। यही जेडी वांस वार्निंग दे रहे हैं कि आप दोनों संभल के कदम फूक फूक के रखिए, हम ये नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, आपकी वजह से ये जंग जो है इस क्षेत्र से बाहर भी फैल सके, जिससे अमेरिका का भी नुकसान होगा। ठीक है प्रोफेसर रजा, बहुत संक्षेप में जेडी अमेरिका का मैसेज पहलगाम के ऊपर क्या है, दोनों भारत और पाकिस्तान को आपके नजरिए से, बहुत संक्षेप में। आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड है प्रोफेसर खान, आप म्यूटेड है, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड है, आप अनम्यूट कर लीजिए। वही मैसेज है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि आप अपने आप अकेले हैं, ठीक है, कुछ मदद मिल सकती है किसी और मुल्क से, यानी रसायन मिल सकते हैं, इंटेलिजेंस मिल सकती है, सिग्नल इंटेलिजेंस मिल सकती है, पर आखिर में आप अकेले हैं और जो भी आप फैसला लें वो इस समझदारी से लें और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से लें, जिम्मेदारी से लें कि आप ही उस पे जिम्मेदार हैं। कल उसके कोई भी जो है नतीजे निकलते हैं उसके जिम्मेदार आप ही हैं। और इसलिए ना चीन का पाकिस्तान को इतनी मदद मैटर करेगी, ना अमेरिका की बीच बचाव या इंटेलिजेंस हमें इतनी मदद कर पाएगा, ना इसराइल तो एक मजाक है कि इसराइल हमारी मदद करेगा। इसराइल की खुद हालत इतनी खराब है इस वक्त, और ना ही इसराइल के साथ मिलकर हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जवाब में पाकिस्तान भी करेगा। ना हम उसके हथियार सारे उड़ा सकते हैं, 200 से ज्यादा हैं, अंडरग्राउंड हैं, छुपे हुए हैं। ना हम और हम क्यों अपने ऊपर उसका जवाबी हमला उठाएं, क्योंकि इसराइल तक तो शायद ना पहुंचे पाकिस्तान पर, हम तो उसके पड़ोसी हैं, पास में ही है। तो आप अकेले ही हैं, आप सोच समझ के फैसला लें। पाकिस्तान भी एक ताकतवर मुल्क है, फौज उसने अपनी, ये नहीं है कि आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी है, पर उसने जो भी है स्थिति वो सारी फौज में लगा रखी है, जमा कर रखी है पिछले 50 साल से। तो उसकी फौज कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी, न्यूक्लियर वॉरफेयर में भी हमारा चाहे हमारी बराबर ना हो, पर वेस्टर्न फ्रंट पे हमारी टक्कर ले सकता है, क्योंकि हमारे हथियार चाइना के और भी बहुत सारे हैं। तो आपको सोच समझ के लेना होगा, ना वो जो छोटी मोटी चीजें बालाकोट में और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में, उससे ना डरा है पाकिस्तान, ना पीछे हटा है। तो आपको बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, जिसमें आपका भी नुकसान के लिए आप तैयार रहें कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें। और इसीलिए इतना वक्त लग रहा है, 10-11 दिन इसीलिए लग रहे हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें साफ जाहिर हो रही हैं कि एक तो तैयारी नहीं थी पहले से कि क्या एक्शन लेंगे अगर कोई ऐसा इमरजेंसी हुई। हर मिलिट्री प्लान्स बनाती है, इमरजेंसी प्लान, यहाँ पे नहीं लगता कि कोई था इसका, इस टाइप का ऑपरेशन का। और अब भी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है सरकार के, सरकार इसका इंतजार नहीं कर रही कि सबूत मिलेगा, ये गलत है। ना सरकार इसका इंतजार कर रही है कि बाहर से समर्थन मिलेगा।
जब अटैक करना होता है तो अटैक करती है सरकार बिना इन चीजों के। वो अपने खुद के उसके नापतोल होते हैं, अपने खुद के कैलकुलेशन होते हैं कि किसी एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, वो खुद करती है। और और इसमें प्रधानमंत्री को खुल के बात करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कोई भी बड़ा मौका जब आता है तो वो गायब हो जाते हैं, चाहे वो कोविड था, चाहे वो चीन से हमारी कॉन्फ्रंटेशन थी और अब पाकिस्तान से। उनको खुल के आना पड़ेगा और पब्लिक को तैयार करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई मंसूबा है जिसमें हम पूरी तरह से हमला करने वाले हैं। जी, ठीक है। जी, आप ठीक है। हाँ, इस चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर आशा, प्रोफेसर खान, थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you so much for थैंक यू।